नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की जब से घोषणा हुई है, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की तरफ से एक दूसरे पर निचले स्तर के आरोप लगाए जा रहे हैं। शीश महल वर्सेस राजमहल का जो ये चर्चा है, ये पूरे देश में फैल चुका है और सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो जिस घर में रहते थे उस घर में तमाम तरह के ऐशो आराम की सुविधाएं थी। उनके पर्दे की कीमत बताई जा रही है, उनके कालीन की कीमत बताई जा रही है, उनके टॉयलेट की कीमत बताई जा रही है। और इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पिछले 10 दिनों में 20 बैनर और अगर कहे तो फोटो जारी किया गया है और इस फोटो के जरिए अरविंद केजरीवाल पर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस निचले स्तर की राजनीति का सबसे बड़ा चरम परिणाम यह है कि टॉयलेट चोर तक बता दिया गया है अरविंद केजरीवाल को। एक पोस्टर जारी कर अरविंद केजरीवाल को टॉयलेट चोर बताया गया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के इन आरोपों के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने भी पिछले कुछ दिनों में 8 बैनर जारी किए हैं और इस बैनर के जरिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस घर में रहते हैं उसकी कीमत 2700 करोड़ रुपए है। इसके अलावा उनके पास कितने जूते हैं, 67,000 जूतों का जिक्र किया गया है। वो 10,000 के पेन्स का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में विकास कार्य किया है तो ऐसे आरोपों को लगाने की जरूरत क्या है। सवाल ये उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां के 7 संसदीय क्षेत्र से लगातार चुनाव जीतते रही है, यानी वहां पर उनके 7 सांसद है। अगर इन 7 सांसदों ने 5 साल में विकास कार्य किए हैं या विकास कार्यों को आगे बढ़ाया है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव के दौरान इन मुद्दों को उठाना चाहिए था। लेकिन इन मुद्दों को उठाने की बजाय वो अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम पर व्यक्तिगत और निजी हमले करने में जुटी है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को ऐसा लगता है कि शीश महल का जो ये मुद्दा है उनके खिलाफ जा सकता है। इसी वजह से अब आम आदमी पार्टी ने भी भारतीय जनता पार्टी के स्टाइल को अपनाते हुए आम आदमी पार्टी ने इस मामले में अब नरेंद्र मोदी पर को घेरने की कोशिश की है और नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। ये दोनों तरफ से जायज नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पिछले 5 सालों से दिल्ली की सत्ता पर बैठी हुई है। ऐसे में 5 सालों में उन्होंने क्या विकास कार्य किए हैं, कहां कहां डेवलपमेंट के कार्य हुए हैं, इसका जिक्र करना चाहिए था। लेकिन ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचे गए प्रोपेगेंडा में फंस गई है। अगर इस प्रोपेगेंडा में अगर उसने नहीं फंसी होती तो वो विकास कार्यों की बात कर रही होती। लेकिन ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी अपने विकास कार्यों को बताने की बजाय वो निजी हमलों में व्यस्त हो गई है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मामले में थोड़ी सी शालीनता बरती होती तो इस तरह के निजी हमलों से बचती और केंद्र सरकार द्वारा पिछले 10 सालों में देश में जो विकास कार्य किए गए हैं या किए जाने हैं या जिन विकास योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है उसकी चर्चा करके आम लोगों के बीच अपनी पैठ बनाई जा सकती थी और इस बात पर वोट मांगा जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। हवाला दिया जा रहा है कि कैग की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल जिस शीश महल में रहते थे उस शीश महल में करोड़ों के पर्दे, करोड़ों के कालीन और करोड़ों के टॉयलेट्स लगे हुए थे। सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर कैग की ये रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कैसे लग गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है उन्होंने 6 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैग की रिपोर्ट का हवाला दिया था, जबकि कैग की तरफ से अब तक रिपोर्ट जारी नहीं की गई है, ना ही उनकी वेबसाइट पे इस तरह की किसी भी रिपोर्ट की जानकारी है। लेकिन कैग इस मामले की जांच कर रही है, इसकी जानकारी सभी को है। तो सवाल ये उठ रहा है कि अगर कैग की रिपोर्ट लीक भी हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कैसे लग गई। क्या कैग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही थी या भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम किया गया और इस रिपोर्ट को जानबूझकर लीक किया गया एन चुनाव से पहले ताकि इसका पॉलिटिकल माइलेज उठाया जा सके। जबकि 2014 की बात अगर कर ले तो 2014 में
जब गुजरात के सीएम हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, तो उनके फेयरवेल के समय उन्होंने खुद कहा था कि कैग की रिपोर्ट का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, खास करके राजनीतिक दलों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा के लिए, उनके खिलाफ प्रतिशोध की भावना से कैग की रिपोर्ट का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो क्या सवाल ये उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जा रही है? क्या नरेंद्र मोदी के उस बयान या उस विचार को किनार करके भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में कैग की रिपोर्ट का खुलासा करके और कैग की रिपोर्ट का हवाला देकर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को घेरने का प्रयास किया है, उससे यही लगता है कि नरेंद्र मोदी की बात अब कम सुनी जा रही है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलकर सामने आ रहे हैं और उन्हीं बयानों के खिलाफत कर रहे हैं जो बयान पहले नरेंद्र मोदी दिया करते थे। लेकिन सवाल अरविंद केजरीवाल पे भी उठता है कि जिस शालीनता की राजनीति की, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ की राजनीति और जिस सुख सुविधाओं से वंचित रहने की राजनीति की वो कस्में खाया करते थे, उसी अरविंद केजरीवाल पे अब लाखों करोड़ों के कालीन लगाने, पर्दे लगाने और टॉयलेट लगाने के आरोप लग रहे हैं। तो इन आरोपों पे चर्चा होना बेहद जरूरी है कि आखिर अरविंद केजरीवाल का ये रूप बदला हुआ क्यों है। आखिर उन्होंने जो बातें कही थी आंदोलन के दौरान या जब वो राजनीति में प्रवेश कर रहे थे, जिस तरह के विचार उन्होंने सामने रखे थे, जिन बातों को सामने रखकर उन्होंने लोगों को अपने साथ जोड़ा था, आखिर वो उनके खिलाफ कैसे चले गए? आखिर कैसे वो करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं, करोड़ों के पर्दे लगा रहे हैं घर में और तमाम तरह की सुख सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो क्या भारतीय जनता पार्टी और तमाम दूसरे राजनीतिक दलों की तरह भी आम आदमी पार्टी भी उसी राजनीतिक धर्रे पे चलने लगी है जो इस देश की सच्चाई रही है? ऐसे में सवाल ये उठता है कि विकास कार्यों की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल और विकास कार्यों की बात करने वाले नरेंद्र मोदी और खुद भारतीय जनता पार्टी आखिर इस विधानसभा चुनाव की दिशा क्या तय करना चाहते हैं? क्या दिल्ली में पानी की समस्या खत्म हो गई है? क्या दिल्ली में बिजली की समस्या खत्म हो गई है? या दिल्ली में पॉल्यूशन का मामला सबसे ज्यादा या सबसे पहले खत्म हो चुका है? क्या दिल्ली में सड़कों की हालत अच्छी है? क्या दिल्ली में अतिक्रमण का मामला नहीं है? क्या दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों की समस्या नहीं है? क्या दिल्ली में बुजुर्गों की सुरक्षा का सवाल नहीं है? क्या दिल्ली में महिलाओं की और लड़कियों की सुरक्षा का सवाल खत्म हो चुका है? अगर ये सवाल तमाम तरह के खत्म हो चुके हैं तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को एक दूसरे पर आरोप लगाने चाहिए, उनके पर्दे की चर्चा करनी चाहिए, उनके जूते की चर्चा करनी चाहिए, उनके पेन की चर्चा करनी चाहिए, उनके सूट की चर्चा करनी चाहिए। अगर ये समस्याएं समाधान नहीं हुई है तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी चाह क्या रही है? क्या दिल्ली में इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा? क्या दिल्ली में एक दूसरे को नीचा दिखाकर ही वोट हासिल किए जाएंगे? क्या लोगों को ऐसे ही राजनीतिक पसंद है या ऐसे ही राजनीतिक दल और ऐसे ही नेता पसंद है जो विकास कार्यों को छोड़कर एक दूसरे पे निजी हमले करने में जुटे हैं? ये सवाल आम लोगों के लिए बेहद जरूरी है कि उन्हें वोट देने से पहले तमाम राजनीतिक दलों के विचारधारा और उनके द्वारा दिए जा रहे बयानों को ध्यान से सुनना चाहिए, ताकि उन्हें समझ में आए कि उनके जो निजी मामले हैं या उनके रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं उसे लेकर आम राजनीतिक दल, आम नेता कितने सतर्क और सजग है। क्या अगर उनके मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी थोड़ी भी सजग होती तो क्या वो एक दूसरे को नीचा दिखाने में ही वक्त बिता रही होती? कायदे से अरविंद केजरीवाल को पिछले 5 सालों में किए गए विकास कार्यों का जिक्र करना चाहिए था। उन्हें बताना चाहिए था कि कितने स्कूलों की स्थिति बदली है, उन्हें बताना चाहिए था कि सड़कों की हालत कैसी बदली है, उन्हें बताना चाहिए था कि ट्रांसपोर्ट की स्थिति कैसी हुई है, उन्हें बताना चाहिए कि सड़कों की हालत कितनी बेहतर हुई है, उन्हें बताना चाहिए था कि अतिक्रमण का मामला कहां तक हल हुआ है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को भी बताना चाहिए था कि पिछले 10 सालों में देश में कितना विकास कार्य हुआ है, कितनी बेरोजगारी खत्म हुई है, कितनी महंगाई खत्म हुई है, दिल्ली में किन क्षेत्रों में विकास हुआ है, किस तरह से पुलिस के जरिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास ही पुलिस प्रशासन है, उसके जरिए किस तरह से दिल्ली में सुरक्षा को पुख्ता किया गया है। इन तमाम बातों की चर्चा करके आम आदमियों के बीच में यह भरोसा जताना चाहिए था कि
उनके आने से आखिर क्या बदलाव आएगा। लेकिन ना तो भारतीय जनता पार्टी और ना ही आम आदमी पार्टी ने इसकी कोशिश की। उल्टे उन्होंने कैग की रिपोर्ट का हवाला देकर एक दूसरे पे आरोप लगाना शुरू कर दिया है और ये आरोप आने वाले 5 फरवरी को चुनाव से एन पहले तक जारी रहने की पूरी संभावना है और इस दौरान एक से एक निचले स्तर के बयानबाजी होंगे, इसकी भी पूरी संभावना है। क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रमेश बिदोरी नामक जो उम्मीदवार हैं, जो नेता हैं, उन्होंने प्रियंका गांधी और दूसरे नेताओं के खिलाफ जिस तरह की बयानबाजी की है, उससे तो यही लगता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में विकास कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ मुद्दा है व्यक्तिगत हमले करने का, यहाँ पर मुद्दा है एक दूसरे को नीचा दिखाने का, यहाँ मुद्दा है किसी भी वजह से, किसी भी तरह से सत्ता परिवर्तन का। ऐसे में आम आदमी के सवालों का क्या होगा? आखिर आम आदमी की समस्याओं का कैसे समाधान होगा? इन तमाम सवालों के बीच ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। क्या देश की राजनीति इस तरह की हो गई है कि हम अपने विकास कार्यों की जिक्र या विकास कार्यों का चर्चा करके वोट नहीं मांग सकते हैं? क्योंकि तमाम अगर राजनीतिक दलों की तरफ से तमाम जो राज्यों में चुनाव होते हैं, उस पे अगर आप नजर डालेंगे तो आपको विकास कार्यों के मुद्दे गौण नजर आएंगे। विकास कार्यों पे चर्चा करने के मामले बेहद कम देखने को मिलेंगे। हर जगह एक दूसरे पे निजी हमले किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में जब चुनाव हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे के दौरे पे आए थे और पुणे के दौरे में उन्होंने सीधे रूप से शरद पवार को भ्रष्टाचारियों का सरदार बता दिया था। सवाल ये उठ रहा है कि अगर भ्रष्टाचारियों के वो सरदार हैं तो उनके भतीजे उनके साथ क्या कर रहे हैं? क्योंकि इसी भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पे 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। लेकिन शरद पवार भ्रष्टाचार के सरदार हो जाते हैं, उनके भतीजे जो लंबे समय तक उनके साथ थे और उनके द्वारा बनाई हुई सरकारों में मंत्री बनते रहे, वो भ्रष्टाचार से मुक्त नजर आते हैं और उसे भारतीय जनता पार्टी अपनी गठबंधन वाली सरकार में शामिल कर लेती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर निजी हमले करके किसका हित होने वाला है? क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ निजी हमले करने से दिल्ली की समस्याओं का समाधान हो जाएगा? क्या शरद पवार पे निजी हमले करने से महाराष्ट्र की समस्याओं का समाधान हो गया? इसी तरह से जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होते हैं तो ममता बनर्जी के खिलाफ व्यक्तिगत और निजी हमले किए जाते हैं। विकास कार्यों की बात करने की कोई कोशिश नहीं करता है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या आने वाले दिनों में देश की राजनीति में विकास कोई मुद्दा नहीं रह जाएगा? और आम लोग भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि विकास का मुद्दा नहीं होने के बावजूद महाराष्ट्र में और दूसरी जगह पे बम्पर वोटिंग हुई और भारतीय जनता पार्टी बहुमत से चुनकर आई और उसकी सरकार चल रही है। इसका मतलब ये भी होता है कि आम आदमी को विकास के मुद्दे पे बात सुनने की इच्छा नहीं है या वो इसके लिए तैयार नहीं है। उन्हें भी इस तरह की बातें या इस तरह के आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पे लांछन लगाने की बातें या एक दूसरे को नीचा दिखाने की बातें जो राजनीतिक दलों की तरफ से की जाती है, पसंद आता है। यही वजह है कि हर बार चुनाव के बाद जो वोटिंग हो रही है, जो रिजल्ट आ रहे हैं, उसे लेकर लोगों में कोई दो मत नहीं है। भले ही राजनीतिक दलों की तरफ से ईवीएम और दूसरे सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन आम आदमी की तरफ से किसी भी तरह का सवाल नहीं खड़ा किया जा रहा है कि आखिर राजनीतिक दलों की तरफ से विकास पे चर्चा क्यों नहीं की जा रही है। अगर ऐसा हुआ होता तो निश्चित रूप से चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद आम लोग सड़कों पे उतरे होते कि आखिर उनके हित की बात कौन करेगा, उनके बच्चों की बात कौन करेगा, उनके शिक्षा की बात कौन करेगा, उनके रोजगार की बात कौन करेगा। लेकिन हर आदमी को राजनीतिक दलों द्वारा फेंके जा रहे या जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं उसमें ही मजा आ रहा है। यही वजह है कि अब दिल्ली में जिस तरह से विधानसभा चुनाव से एन पहले निचले स्तर की राजनीति शुरू हो गई है, अरविंद केजरीवाल को टॉयलेट चोर बता दिया जाता है, जबकि नरेंद्र मोदी को आरोप लगाया जाता है कि वो 27,000 करोड़ के मगले में रहते हैं, उनके पास इतने जूते हैं, वो 10 लाख के पेन इस्तेमाल करते हैं, इतने करोड़ के सूट पहनते हैं, उनके पास इतनी गाड़ियां हैं। इन तमाम सवालों से या इन तमाम तरह के आरोपों से आम लोगों को कुछ भी नहीं मिलना है, सिवाय इसके कि वो एक और राजनीतिक दल और एक और चुनाव के सामने
इन तमाम बातों को सुनने के लिए बाध्य रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।